नमस्कार दोस्तों, आप सबका एजुकेशन एवरग्रीन चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रेमजीत कुमार और आपके लिए लेकर आया हूं संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद का भाग 2। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। हमारा एक ही मोटो है कि आप वीडियो को इसमें जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है इसे बिना रटे हुए सिर्फ समझ कर हम याद रखें। ठीक है, तो हम वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन का वर्णन है, गठन के बारे में दिया हुआ है। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन, हमारे देश में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, उसका जो वर्णन है वह है अनुच्छेद 124 में। अब है अनुच्छेद 131। अनुच्छेद 131 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय का कुछ मूल आरंभिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का कुछ मूल आरंभिक अधिकार होगा, कुछ विशेष अधिकार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट का, उसका वर्णन है, उसका जिक्र है अनुच्छेद 131 में। 131 में क्या वर्णन है? सर्वोच्च न्यायालय के कुछ मूल आरंभिक अधिकार है, कुछ विशेष अधिकार है, उसका वर्णन है अनुच्छेद 131 में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 137। यह है काफी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में भी यह कई बार आ चुका है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण है। इसमें हमें पढ़ना है न्यायिक पुनर्विलोकन। क्या पढ़ना है? न्यायिक पुनर्विलोकन के बारे में। न्यायिक पुनर्विलोकन क्या होता है इसको हम समझेंगे। हमारा आर्टिकल 137 कहता है न्यायिक पुनर्विलोकन। यह सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है कि अगर सरकार कोई कानून बनाती है, संसद कोई कानून बनाती है, तो अगर वह कानून हमारे संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, तो वह अगर तो सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या करेगी? न्यायिक पुनर्विलोकन करेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि यह जो कानून जो बना है वह हमारे संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, तो वह उसे कानून को खारिज कर सकती है। तो यह सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है किसी कानून को न्यायिक पुनर्विलोकन करना, उसको रिव्यू करना। जैसे क्रिकेट में थर्ड एम्पायर जो रिव्यू डिसीजन होते हैं उसे देखने का काम करते हैं, उसी तरह सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे देश के लिए थर्ड एम्पायर की तरह है। जो सरकार अगर कोई कानून बनाती है तो उसका समीक्षा कर सकती है, पुनर्विलोकन कर सकती है, उसे देख सकती है। तो इसे हम आसानी से याद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हमारा यही 4 महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, 124, 131, 137 और एक है 123। 123 पिछले वीडियो में भी इसका हम चर्चा कर चुके हैं, यह आपको याद ही होगा। अब है हमारा अनुच्छेद 143। 143 कहता है सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति को सलाह देने का अधिकार है, राष्ट्रपति को सलाह देने का अधिकार है। लेकिन राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है कि वह सुप्रीम कोर्ट के सलाह को माने या न माने। यह सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है कि वह राष्ट्रपति को किसी भी मामले में सलाह दे सकता है। तो हमारा यह 143 जो हो गया, राष्ट्रपति को सलाह देने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम महान्यायवादी और कैग के बारे में। ठीक है, तो अनुच्छेद 76 में किसका वर्णन है? तो महान्यायवादी, किसका वर्णन है? महान्यायवादी का वर्णन है, महान्यायवादी। और अनुच्छेद 148 में वर्णन है कैग का, महानियंत्रक परीक्षक कैग का वर्णन है। और अनुच्छेद 76 में वर्णन है महान्यायवादी का। तो हम समझेंगे यह महान्यायवादी कौन होते हैं। महान्यायवादी जो होते हैं यह एक विधि अधिकारी है, कानूनी अधिकारी होते हैं, कानूनी विशेषज्ञ होते हैं। इनका जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री के सलाह पर। प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं और यह विधि अधिकारी होते हैं। इससे तो हमारा जो भी सरकार जो है वह महान्यायवादी से कोई भी कानूनी सलाह ले सकती है। और यह कानूनी सलाह जो होता है, अगर महान्यायवादी किसी मुद्दे पे अगर हमारी सरकार को अच्छी सलाह देती है तो उस सलाह में अगर कानून बनता है तो फिर यह सुप्रीम कोर्ट उसका न्यायिक पुनर्विलोकन रिव्यू नहीं कर सकती है। इसीलिए महान्यायवादी जो होते हैं उन्हें
सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है उन्हें जज के बराबर का दर्जा दिया जाता है। इसीलिए अगर महान्यायवादी सरकार को किसी अच्छे सुझाव देती है और उस पर सरकार कोई कानून बनाती है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट उसका न्यायिक पुनर्विलोकन उस कानून का रिव्यू नहीं कर सकती है। ठीक है, तो हम ये समझ गए महान्यायवादी के बारे में। तो महान्यायवादी कितने में है? अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 जो है वह महान्यायवादी से जुड़ा हुआ है। महान्यायवादी का उसमें वर्णन है। अब पढ़ेंगे अनुच्छेद 148। 148 अनुच्छेद हमारा कहता है कैग, महानियंत्रक परीक्षक। यह महानियंत्रक परीक्षक कैग क्या होता है? तो यह होते हैं वित्त अधिकारी होते हैं जो हमारे देश में जो साल भर का जो खर्च होता है या जो साल भर का जो खर्च है उसका लेखा जोखा यह रखने का काम करते हैं कि सरकार किस मद में कितना खर्च की। तो सरकार का जो भी खर्च है उसका सबका लेखा जोखा रखने का काम करते हैं नियंत्रक महापरीक्षक कैग का काम होता है। जैसे कि हमारे देश में बहुत सारे घोटाला, जैसे 2G घोटाला, कोयला घोटाला जो उजागर हुआ था वह महानियंत्रक परीक्षक कैग के द्वारा ही उजागर किया गया था। ठीक है, तो यहां तक हम समझ लिए। अब हमारा अगला टॉपिक है राज्यपाल। जिस तरह से केंद्रीय कार्यपालिका का जो प्रधान होते हैं वह राष्ट्रपति होते हैं, उसी तरह राज्य में राज्य कार्यपालिका जो होते हैं उसके जो प्रधान जो होते हैं वह होते हैं राज्यपाल होते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे राज्यपाल। राज्यपाल जो होते हैं हर राज्य के लिए। तो आर्टिकल 152 क्या कहता है कि आर्टिकल 152 है राज्यपाल की परिभाषा। क्या है इसमें? राज्यपाल की परिभाषा। आर्टिकल 152 कहता है राज्यपाल की परिभाषा। राज्यपाल का क्या पद होगा, उनके बारे में जो भी है उसमें आर्टिकल 154 में दिया गया है। आर्टिकल है हमारा नेक्स्ट है 153। आर्टिकल 153 में कहा गया है हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होंगे। प्रत्येक राज्यों के लिए राज्यपाल। प्रत्येक राज्यों के लिए एक राज्यपाल होंगे। वह आर्टिकल 153 में बताया गया है कि प्रत्येक राज्यों के लिए क्या होंगे? राज्यपाल होंगे। और हमारा आर्टिकल जो है अनुच्छेद है 154 में कहा गया है राज्यपाल की क्या होगी? शक्ति। राज्यपाल की शक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की शक्ति का जिक्र है। राज्यपाल की क्या क्या शक्ति होंगी उसका जो वर्णन है, उसका जो जिक्र है वह अनुच्छेद 154 में है। अब है अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 में है राज्यपाल का निर्वाचन। अगर हम इसे राष्ट्रपति से कंपेयर करके याद करें, राष्ट्रपति से अगर कंपेयर करके याद करेंगे तो क्या होगा? यह हमें आसानी से याद करने में मदद मिलेगा। जैसे कि राष्ट्रपति में देखे थे आर्टिकल 54 में था राष्ट्रपति का निर्वाचन, और यहाँ है आर्टिकल 155 में राज्यपाल का क्या है? निर्वाचन हो रहा है। तो उससे अगर कंपेयर करके याद करेंगे तो हमें यह याद हो जाएगा। अब है आर्टिकल अनुच्छेद 161 में है राज्यपाल का क्षमादान। जिस तरह से केंद्र में राष्ट्रपति किसी भी अपराध में अपराधी को सजा को क्षमा करने का अधिकार होता है, उसी तरह राज्य में भी राज्यपाल को किसी भी अपराध में अपराधी को क्षमा करने का, उसके सजा को क्षमा करने का क्या होता है? अधिकार होता है। तो हम थोड़ा रिकॉल करेंगे, रिव्यू कर लेंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय है हमारा अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 में क्या है कि देश में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में है। अनुच्छेद हमारा है 131 में क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय होगा, उसका कुछ विशेषाधिकार है, कुछ मूल आरंभिक अधिकार है। तो 131 में है सर्वोच्च न्यायालय के कुछ विशेषाधिकार, मूल आरंभिक अधिकार के बारे में है। अब है हमारा अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137 है न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन क्या होता है? जैसे सांसद या सरकार कोई कानून बनाती है, अगर सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि वह कानून जो बना है वह हमारे संसदीय व्यवस्था और हमारे संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, तो क्या करती है सर्वोच्च न्यायालय? उस कानून को खारिज कर सकती है। अगर वह संसदीय या और संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं पाती है तो उसे खारिज कर सकती है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन रिव्यू में उसे खारिज किया जा सकता है उस कानून को। अब है हमारा अनुच्छेद 143 हम पिछले वीडियो में भी पढ़े थे। 143
143 जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है 143, इसमें है कि सुप्रीम कोर्ट जो है यह राष्ट्रपति को किसी भी मुद्दे पे सलाह दे सकती है, लेकिन यह राष्ट्रपति पे निर्भर करता है कि वह उसके कानून, उसके सलाह को माने या न माने। अब है हमारा महान्यायवादी अनुच्छेद कितना है 76। अनुच्छेद 76 में है महान्यायवादी। महान्यायवादी जो होते हैं वह विधि अधिकारी के रूप में होते हैं, और यह विधि अधिकारी के रूप में होते हैं जो सरकार को कुछ कानूनी सलाह देने के लिए होते हैं, और इन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर दर्जा मिला होता है। इसलिए अगर यह किसी अच्छी चीज में सरकार को सलाह देते हैं तो उनके कानून, उनके जो बनाए कानून को रिव्यू नहीं किया जाएगा, न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जाएगा। अब है हमारा अनुच्छेद 148। 140 होता है कैग, महानियंत्रक परीक्षक। महानियंत्रक परीक्षक है क्या होते हैं, यह एक वित्त, महानियंत्रक परीक्षक जो होते हैं यह क्या होते हैं, एक वित्त अधिकारी होते हैं। यह वित्त अधिकारी होते हैं जो IAS अधिकारी होते हैं, लेवल के अधिकारी होते हैं, जो एक वित्त अधिकारी होते हैं, जो सरकार को, जो सरकार का जो खर्च है, किसी जिस मद में सरकार खर्च कर रही है उसका लेखा जोखा यह रखते हैं। ठीक है। अब हमारा राज्यपाल है, तो राज्यपाल, हमारा राज्यपाल से जुड़ा जो भी अनुच्छेद है उस सबको हम ध्यान रखेंगे। 152, 153, 154, 155 और 161। 152 क्या करता है, राज्यपाल के गठन के बारे में। 152 क्या है, हमारा परिभाषा, सॉरी, राज्यपाल के परिभाषा के बारे में है 152। 153 जो है यह है प्रत्येक राज्यों के लिए एक राज्यपाल होंगे। हमारा है 154। 154 में है राज्यपाल की शक्ति के बारे में कि राज्यपाल का क्या क्या शक्ति होगा। 155 में है राज्यपाल के निर्वाचन के बारे में, और 161 में है राज्यपाल का क्षमादान जो है वह इसमें हमारा दिया गया है। अब पढ़ेंगे हम मंत्री परिषद के बारे में। मंत्री परिषद में तो आर्टिकल 163 में कहा गया है मंत्री परिषद के बारे में। तो राज्य कार्यपालिका के जो प्रधान राज्यपाल होते हैं इन्हें सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन होगा। यह मंत्री परिषद जो होगा वह राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। तो मंत्री परिषद का जो गठन है वह किस अनुच्छेद में है, यह है 163। हमारा बस 163 में क्या है, मंत्री परिषद है, और इस मंत्री परिषद के जो हेड होंगे वह मुख्यमंत्री होंगे। कौन होंगे, मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है। अब पिछले वीडियो में भी अब देखे थे कि 74 और 75 में हम पढ़े थे कि 74 में हमारा क्या था, केंद्रीय मंत्री परिषद के बारे में था, और 75 आर्टिकल 75 क्या था, तो आर्टिकल 75 था हमारा प्रधानमंत्री के बारे में। तो उसी तरह यहाँ भी है, तो 163 है मंत्री परिषद के बारे में, और 164 जो है वह मुख्यमंत्री के बारे में। तो इसमें मुख्यमंत्री के नियुक्ति के बारे में भी जिक्र है, मुख्यमंत्री के नियुक्ति के बारे में। और मुख्यमंत्री कौन होंगे, तो मंत्री परिषद के जो सबसे हेड होंगे वह क्या होंगे, तो मुख्यमंत्री होंगे। तो मुख्यमंत्री का जो जिक्र है वह किसमें है, तो आर्टिकल 164 में। यह है हमारा राज्य मंत्री परिषद के बारे में, और पिछले वीडियो में पढ़े थे केंद्रीय मंत्री परिषद के बारे में। ठीक है। तो यह हमारा राज्य मंत्री परिषद के बारे में। तो राज्य मंत्री परिषद का जिक्र किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है, तो 163 में। और 164 में क्या है, मंत्री परिषद का जो हेड होंगे वो मुख्यमंत्री कहलाएंगे, और मुख्यमंत्री के नियुक्ति से जुड़ा हुआ यह अनुच्छेद है 164। और 165 में है महाअधिवक्ता। क्या है, महाधिवक्ता के बारे में। इसके बारे में वर्णन है, महाधिवक्ता के बारे में वर्णन है। ठीक है। यह महाधिवक्ता, जैसे कि केंद्र सरकार में महान्यायवादी होते हैं, उसी तरह राज्य सरकार में भी कानूनी सलाह, सरकार को कानूनी सलाह देने के लिए महाअधिवक्ता होते हैं। ठीक है। तो जिस तरह से केंद्र सरकार में महान्यायवादी जो होते हैं वह सरकार को कानूनी सलाह देते हैं, वो कानूनी विशेषज्ञ होते हैं। उसी तरह राज्य में भी महाधिवक्ता जो होते हैं यह भी कानूनी विशेषज्ञ होते हैं, जो सभी राज्य सरकारों को कानूनी सलाह देने का काम करती है। तो आर्टिकल 165 में है महाधिवक्ता। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राज्य विधानमंडल। ठीक है। राज्य विधानमंडल जो होता है, राज्य विधानमंडल मिलकर बनता है विधान परिषद, राज्यपाल और विधान परिषद से मिलकर बनता है। ठीक है। क्या 3 चीज से मिलकर बनता है विधानमंडल, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनता है विधानमंडल। ठीक है। तो हमारा है आर्टिकल 168। आर्टिकल 168 में है हमारा विधानमंडल।
आर्टिकल 168 में क्या है, विधानमंडल के बारे में है। ठीक है, जैसे कि केंद्रीय व्यवस्था, केंद्र में केंद्रीय संसदीय व्यवस्था होती है, उसी तरह राज्य में भी छोटी संसदीय व्यवस्था होती है जो विधानमंडल कहलाती है। और विधानमंडल किससे मिलकर बनती है, तो विधानमंडल मिलकर बनती है विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर विधानमंडल बनती है। ठीक है, और हमारा तो 168 अनुच्छेद जो है वह किससे जुड़ा हुआ है, किससे संबंधित है, तो वह है विधानमंडल से संबंधित है। अब है आर्टिकल 170 है विधान सभा की संरचना। आर्टिकल 170 जो है वह है विधानसभा की संरचना। ठीक है, तो आर्टिकल 170 है विधानसभा की संरचना। विधानसभा क्या होता है, जैसे कि हमारे जो विधानसभा एमएलए जो हमारे क्षेत्र के होते हैं या सभी जगह से जो एमएलए जीत कर जाते हैं वह विधानसभा के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, वही विधानसभा के मेंबर होते हैं। तो विधानसभा की क्या क्या संरचना होगी, इसके बारे में हमको आर्टिकल 170 में पढ़ना है। ठीक है, और है हमारा 171 में है विधान परिषद। विधान परिषद, तो यह विधान परिषद जो है यह सभी राज्यों के लिए अनिवार्य नहीं है। यह राज्य सरकार अगर चाहे तो विधान परिषद रख सकती है, और यह विधान परिषद जो है यह नहीं भी रख सकती है। तो यह राज्य सरकार पर डिपेंड करती है कि यह विधान परिषद रखे या न रखे, यह राज्य सरकार पर निर्भर करती है। ठीक है, तो विधान परिषद अभी देश के कुल 7 राज्यों में है विधान परिषद की व्यवस्था है, जिसमें बिहार में भी एक विधान परिषद है। और तो यह विधान परिषद सबके लिए अनिवार्य नहीं है, और जो भी राज्य चाहे तो विधान परिषद रख सकती है या उसे हटा सकती है। और एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपका अलग से है, तो याद रखिएगा 169 में है यह विधान परिषद से जुड़ा हुआ है कि कोई भी राज्य चाहे तो विधान परिषद को गठन कर सकती है या विधान परिषद को भंग कर सकती है। तो 169 आर्टिकल 169 अनुच्छेद 169 यह बताता है कि हर राज्य को यह अधिकार है कि वह विधान परिषद का गठन कर सकती है या विधान परिषद को भंग कर सकती है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इसे भी 169 को भी हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो हम थोड़ा सा फिर पीछे से रिकॉल कर लेते हैं, पीछे से रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा। तो हमारा है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद का किस में जिक्र है, 163 में मंत्री परिषद है, 164 में मुख्यमंत्री है, 165 में है महाधिवक्ता। इसको तीनों को एक साथ याद रखेंगे, 163, 164 और 165। उसके बाद है राज्य विधानमंडल। तो राज्य विधानमंडल से 3 इंपोर्टेंट है, 168, 170 और 171। 168 में है हमारा विधानमंडल, 170 में जो है हमारा विधान सभा है, और 171 में है विधान परिषद। तो यह तीनों हम क्रम में याद रखेंगे तो हमें याद रहेगा। तो अब पढ़ेंगे हम उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के बारे में। तो अनुच्छेद 214 कहता है कि प्रत्येक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा। तो अनुच्छेद 214 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्यों के लिए एक क्या होगा, एक हाई कोर्ट होगा, एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, और अनुच्छेद 216 कहता है हाई कोर्ट के गठन के बारे में। हाई कोर्ट का गठन, इसमें अनुच्छेद 216 में यह वर्णन है, इसमें है कि हाई कोर्ट जो है उच्च न्यायालय के गठन के बारे में हमें किस अनुच्छेद से पता चलता है, तो अनुच्छेद 216 से हमारा 16 से पता चलता है हाई कोर्ट के गठन के बारे में। इसके अनुसार एक प्रत्येक राज्य में आर्टिकल 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, एक उच्च न्यायालय होगा। और अनुच्छेद 216 के अनुसार हाई कोर्ट के गठन के बारे में हमें पता चलता है कि हाई कोर्ट का गठन से जुड़ा हुआ जानकारी जो है वह अनुच्छेद 216 से हमें मिलती है। अब है अनुच्छेद 231 किसके संबंध में है, तो 231 है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट। तो अनुच्छेद 231 क्या कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। ठीक है, तो हमें हाई कोर्ट से 3 ही अनुच्छेद, महत्वपूर्ण अनुच्छेद को याद रखना है। कौन कौन महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, तो है 214, 216 और 231। 214 क्या कहता है,
214 कहता है कि प्रत्येक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा। 216 क्या कहता है, हाई कोर्ट के गठन से जुड़ा हुआ है। और 231 क्या है, 231 में क्या है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। ठीक है, तो अब हम देख लिए हाई कोर्ट, अब हम देखेंगे केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, तो हम केंद्र राज्य संबंध जानने से पहले जानेंगे केंद्र और राज्य के बीच जो सूची होती है वह 3 तरह की सूची होती है। एक होता है केंद्रीय सूची, ठीक है, एक होता है राज्य सूची, एक होता है समवर्ती सूची। तो केंद्रीय सूची पे जो केंद्र सूची होती है, केंद्रीय सूची उस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची होती है उस पर सिर्फ राज्य सरकार कानून बना सकती है। और एक समवर्ती सूची होती है, इस पे केंद्र और राज्य दोनों सरकार इस पे कानून बना सकती है। ठीक है, तो यह 3 तरह की सूची में विभाजन होता है। तो अनुच्छेद 249 अनुच्छेद 249 क्या कहता है, अनुच्छेद 249 कहता है कि राज्य सूची पर केंद्र द्वारा कानून। अनुच्छेद 249 कहता है कि राज्य सूची पे केंद्र द्वारा कानून, राज्य सूची पे केंद्र सरकार कानून बना सकती है। कब राज्य सूची पे केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जब सांसद को यह लगे कि राज्य सूची में जो विषय है वह राष्ट्रीय महत्व का विषय है। तो ऐसी स्थिति में राज्य सूची पर भी केंद्र सरकार कानून बना सकती है। केंद्र सरकार को अधिकार है कि वह उस ऐसी स्थिति में राज्य सूची पे भी कानून बना सकती है। तो राज्य सूची आर्टिकल 249 में क्या बताया गया है, आर्टिकल 249 में बताया गया है कि राज्य सूची पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। अब है हमारा अनुच्छेद 262 जो है वह काफी इंपॉर्टेंट है और यह विवाद में रहा है, इसलिए कई बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं और यह काफी महत्वपूर्ण है। यह है नदी जल विवाद। ठीक है, अगर 2 राज्यों में के बीच नदी जल के कारण कोई विवाद होता है तो उससे जो जुड़ा हुआ चीज है वह आर्टिकल 262 में उसका जिक्र है, उसका वर्णन जो है वह 262 में है, नदी जल विवाद। और आर्टिकल 263 जो है यह है अंतरराजकीय परिषद। यह अंतरराजकीय परिषद क्या होता है, अंतरराजकीय परिषद जो होता है इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री इसके सदस्य होते हैं और यह सब मिलकर संयुक्त रूप से बैठक बुलाते हैं। ठीक है, और जो भी मतलब देश स्तर पे कोई भी समस्या है या कोई भी विषय है उस पर डिस्कशन इस पे किया जाता है। तो हम यह दोनों को एक साथ याद रख सकते हैं, 262 और 263 को याद कर सकते हैं। 262 जो है वह है क्या है, नदी जल विवाद से जुड़ा हुआ है। 263 क्या है, यह है अंतर्राज्यीय परिषद है। तो हम इस तरह से याद करेंगे, अगर 2 राज्यों के बीच नदी के जल के लिए अगर विवाद होता है तो उसमें क्या होगा, सभी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री क्या करेंगे, बैठक करेंगे। तो हम इसे याद कर सकते हैं कि पहले नदी जल विवाद होगा, उसके बाद क्या होगा, अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद मतलब उस पर फिर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सब मिलकर इस पर बैठक करेंगे। तो इस तरह से दोनों को हम 262 और 263 को एजी में भी इस तरह से याद कर सकते हैं। अब हमारा अनुच्छेद है 266। अनुच्छेद 266 जो है यह है हमारा संचित निधि। यह क्या होता है, संचित निधि। तो जो भी हमारे देश में जो भी कर है, जो भी टैक्स होते हैं वह संचित निधि में उसे क्या किया जाता है, संचित निधि में वह जमा होता है। तो यह संचित निधि है, जो भी देश में टैक्स की जो राजस्व की वसूली होती है वह संचित निधि में वह जमा किया जाता है, उस निधि में जाता है। और यह हमारा है 267 जो है यह है आकस्मिक निधि। यह आकस्मिक निधि क्या होता है, जैसे कि कोई भी आपातकाल स्थिति में या इमरजेंसी में देश में यह आकस्मिक निधि जो है वह निधि मतलब इसमें पैसे रखे जाते हैं। जो अगर देश में कोई आपातकाल होता है या कोई बड़ी आपदा आती है तो उसमें यह आकस्मिक निधि से खर्च की जाती है।
ठीक है। तो इसको भी हम साथ में याद रखते हैं, संचित निधि और आकस्मिक निधि। 266 में संचित निधि और 267 में क्या है, आकस्मिक निधि। तो यह दोनों को हम एक साथ प्रयास कर सकते हैं। संचित निधि 266 में संचित निधि और 267 में क्या है, आकस्मिक निधि। अब पढ़ेंगे अनुच्छेद 280 के बारे में। 280 में है वित्त आयोग। क्या है, वित्त आयोग। ठीक है, तो 280 में जो है हमारा वित्त आयोग होता है। तो यह वित्त आयोग का जो निर्वाचन है, यह नियुक्ति जो है, वित्त आयोग की जो नियुक्ति है, यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग का नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो और यह क्या, वित्त आयोग का जो कार्य है वह देश में करों और राज्य और केंद्र के बीच करों का बंटवारा, टैक्स जो होते हैं उसके बीच का जो है टैक्स का बंटवारा करना होता है। तो अभी हमारा 15वें वित्त आयोग का गठन हुआ है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 में क्या है, इसमें है अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा का वर्णन है 312 में। और 315 में है यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो हमें यह दोनों याद रखना है, अनुच्छेद 312 और अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 312 में है अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा में आते हैं IAS, IPS और एक आते हैं IFS। ठीक है, अब एग्जाम में जो होता है, एग्जाम में दिया जाता है कि यह निम्नलिखित में कौन जो है वह अखिल भारतीय सेवा का हिस्सा नहीं है। तो उसमें आपको IFS देख के भी फंसा सकता है। एक IAS होता है, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस होता है। तो यह इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। एक होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, तो यह वन सेवा अगर रहेगा तो हम वन सेवा जो है वह अखिल भारतीय सेवा का अंग है। लेकिन अगर विदेश सेवा की बात करेगा तो यह विदेश सेवा जो है वह अखिल भारतीय सेवा का अंग नहीं है। तो हमें याद रखना है, हमें बस IAS, IPS और IAS। अगर वन सेवा है तो वन सेवा जो है अखिल भारतीय सेवा का अंग है, लेकिन विदेश सेवा जो है अखिल भारतीय सेवा का अंग नहीं है। तो यूपीएससी है, संघ लोक सेवा। आर्टिकल 312 में है, 315 में है क्या है, यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा जो होता है हमारे देश में जो देश स्तर के जो भी अधिकारी होते हैं उसे इसमें नियुक्ति की जाती है, वह इसी के अंतर्गत आते हैं यूपीएससी, और इसमें अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देखने के काम किए हैं और एक और वीडियो लाया जाएगा। ठीक है, इसमें संविधान के जो भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद जो बच रहे हैं, यह एक और वीडियो में सारे जो भी अनुच्छेद है सबको कवर किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।